तो हर्बट उपागम के जो पद है वो 3 है, 5 है, 8 है या 9 है। राइट आंसर 5 है, जिसकी वजह से इसको पंचपदीय विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हर्बटीय उपागम को पंचपदीय विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 5 स्टेप चरण होते हैं। राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों यहाँ पे बी। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली। नर्सरी प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली गीत और नाट्य प्रणाली है। शब्दार्थ कथन है, प्रश्नोत्तर है, खंडान्वय। खंडान्वय कविता के लिए अपने आप में होता है, जहां हम खंडों में बांट के चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पंक्ति ले ली, मछली जल की रानी है, तो उसका शब्द बाई शब्द जब हम उसका अर्थ बता के चलते हैं तो वो खंडान्वय विधि कहते हैं। एक विधि हम दंडान्वय का प्रयोग करते हैं, जहाँ पूरे सेंटेंस, कविता का जो पूरा सेंटेंस होता है उसका भाव बता के हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ व्याख्यान विधि का प्रयोग हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 1 to 5 खासकर। तो नर्सरी में प्राथमिक स्तर पर कविता के लिए गीत और नाट्य प्रणाली का प्रयोग हम करेंगे, तो बच्चे की भाषा का विकास यहाँ पे जरूर होगा। राइट आंसर हो गया ए। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? होमवर्क का। छात्रों को घर पर व्यस्त रखना है? बिल्कुल नहीं है, व्यस्त रखने के लिए नहीं देते। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना और दोहराना, ये बात हो सकती है। सुलेख की योग्यता का विकास करना, सुलेख सुंदर लेख को कहते हैं। केवल सुलेख सुंदर लेखन के लिए हम नहीं देते हैं। संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना, वो तो हम स्कूल में उत्पन्न कर लेंगे जब हमारा सामने बच्चा होगा। राइट आंसर हो गया। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने और उसको अवसर देने के लिए होमवर्क दिया जाता है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या है? छोटे बच्चों में कल्पना शक्ति विकसित करनी है तो महापुरुषों की जीवनी तो बिल्कुल करवाएंगे। इसके बाद रसानुभूति, ठीक है, ये नहीं करवाएंगे। इसके बाद पौराणिक कथाएं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर परियों की कहानी, अब ये सारे हो गए खत्म। सबसे बेहतरीन दे दिया परियों की कहानी, क्योंकि जब हमारे छोटे बच्चे हैं उनको जो परियों की कहानी सुनाएंगे तो वो ही अपने आप में उनमें कल्पना शक्ति का विकास करेगा। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर डी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत बिल्कुल है। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत ये भी है। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, ये भी है। तो ये भाषा शिक्षण के सारे ही सिद्धांत हैं। राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी, तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो गया। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चे की अभी पूर्ण तय नहीं सीखी होती है, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। तो घर की भाषा बच्चे की क्या है? भाषाई पूंजी है। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। तो प्राथमिक स्तर पे घर की भाषा को अर्थात उसकी मातृभाषा को जगह इसलिए देनी चाहिए क्योंकि वो बच्चे की क्या है? भाषाई पूंजी है। तो राइट आंसर हो गया आपका 6 का यहाँ पे सी। इसके बाद भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य, ठीक है, सीखने को विस्तार देना, ये बात बिल्कुल सही है। अभिभावकों को प्रसन्न करना, अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए नहीं देते। बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना नहीं है, कॉपियाँ भरवाना नहीं है। तो सीखने को विस्तार देने के लिए हम होमवर्क देते हैं ताकि बच्चा दोहराए और उसको जो है अभ्यास करने का अवसर मिले, सीखने को विस्तार दे। ये होमवर्क के अर्थात गृह कार्य के कहीं ना कहीं पर्पज होते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन का मतलब क्या है? जो हम समाज से सीखते हैं, घर से, परिवार, मोहल्ले, पड़ोस से, रेडियो से, टेलीविजन से, यानी कि विद्यालय के अलावा हम कहीं से भी कुछ भी भाषा सीख रहे हैं तो वो सब भाषा के अर्जन में आती है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, ठीक है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक है, ठीक है। भाषा अर्जन में बच्चे बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो गलत कह रहा है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, तो राइट आंसर है भाषा अर्जन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक उसमें होती है, क्योंकि समाज में जिस शब्द का प्रयोग हम जिस संदर्भों में जिस सेंस में करते हैं वही अर्थ हम ग्रहण भी कर लेते हैं। अब मान के चलो बहुत सारी गालियां भी बच्चा देता है, सुनता है, वो इसलिए देता भी है, तो क्योंकि वहाँ किन संदर्भों में वहाँ क्रोध के भाव में गालियां दी गई, किस शब्द का प्रयोग किस वस्तु व्यक्ति पदार्थ के लिए किया, वो किताबों के मुकाबले हमें समाज से ज़्यादा प्रयोग पता चलता है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे भी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। राइट आंसर हो गया आपका सी। यहाँ देंगे हिंदी। अब मान के चलो कोई मराठी बच्चा है तो वो हिंदी में थोड़ा ही सीख ले, कोई गुजराती है तो वो मातृभाषा होनी चाहिए, जो भी हो सकती है वो। राइट आंसर हो गया सी। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं कह रहा तो सर्कल करो, कौन सा नहीं है? भाषा का सृजनशील व कल्पनाशील प्रयोग ये तो है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को कंठस्थ करना, व्याकरण, तो जहाँ व्याकरण और कंठस्थ करना आ जाए वो किसी का भी उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना ये भी उद्देश्य है।
भाषा शिक्षण का अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और वो मुझे भी पता है, जो मैंने आपको बात कही है वही तार्किक पुष्टि कहलाती है, तो ये भी सही है। लेकिन व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना ये भाषा के शिक्षण के उद्देश्य में नहीं आता। राइट आंसर सी। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में बच्चे के अंदर वर्बली जो बोलने की क्षमता है वो विकसित करनी है। सबसे कम प्रभावी क्या है? कहानी को शब्द से दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, ये तो सबसे ज़्यादा फायदा करेगी। चित्र दिखाकर कहानी कहना, सृजनशील चिंतन तर्क, घटना का वर्णन करना, ये भी सृजनशील चिंतन और तर्क पे काम करा। लेकिन कहानी को शब्द से दोहराना ये सबसे कम प्रभावी होगी। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ए। मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो हम 6 to 8 मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण का कार्य करते हैं, भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। राइट आंसर है भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाने के लिए हम मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। 12 का राइट आंसर हो गया आपका ए। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। हर 5वें शब्द की जगह था फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान। तो जिसे बच्चों को भरना था मीता ने किसका प्रयोग किया? तो किसका प्रयोग किया मीता ने जो रिक्त स्थान भरवा रही है? लेखन परीक्षण नहीं है, व्याकरण परीक्षण बिल्कुल नहीं है, पठन परीक्षण नहीं है, वो तो लिखवा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज परीक्षण बोलेंगे। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे सी। एक बार क्लास को सब बच्चों से शेयर कीजिए और फटाफट 20 से 25 मिनट में आप इन तमाम क्वेश्चनों को कीजिए। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा अर्थ है, क्योंकि बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ना अपने आप में पठन कौशल के दायरे में आएगा ही नहीं। तो इसलिए पढ़ने की प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है उससे पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी की शुद्धता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण काव्यात्मक भाषा है, सुंदर लेखन है, विचारों की अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर है बच्चों को लिखना सिखाने में बच्चों की जो विचारों की अभिव्यक्ति है, उसके जो थॉट है, वो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर थॉट ही नहीं होंगे, विचार ही नहीं होंगे तो लिखेगा बच्चा क्या? तो उसके पास जब शब्द ही नहीं है तो सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा। तो राइट आंसर आपका डी। वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो लिखने में कठिनाई कह रहा है तो लिखने में कठिनाई है ग्राफिया। उसमें होते हैं 2 रूप, एक डिस्ग्राफिया और एक होता है एग्राफिया। राइट आंसर लिखने से संबंधित ग्राफिया, पढ़ने से संबंधित लेक्सिया, ठीक है, ये बोलने से संबंधित फेजिया, गणित से संबंधित डिस्कैरिकुलिया एकैरिकुलिया, ठीक है, फिर बधिर आंशिक बधिर सब सुनने से संबंधित, दृष्टिबाधित है, वर्ण भंग वर्णांधता है, ये सब देखने से संबंधित है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ डिस्थीमिया, ये अवसाद है, कुंठा से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनसे। राइट आंसर हो गया आपका ए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? बच्चों को जीवन कौशल सिखाना है, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना है, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चों को उत्साही पाठक बनाते हैं बाल साहित्य, क्योंकि उसमें बाल बोधगम्य शैली में लिखा होता है, उसमें चित्र भी दिए होते हैं, बच्चे के लेवल पे होती हैं सारी घटनाएं, और यहाँ पे प्रोत्साहन की बात हो रही है। तो राइट आंसर है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए बाल साहित्य प्रोत्साहित करते हैं। राइट आंसर सी। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, गलत। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है। राइट आंसर हो गया बी। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, व्याकरण को अलग से नहीं सिखाते। व्याकरण की अलग से पुस्तक 1 to 5 में नहीं है ना, 6 to 8 में है, बल्कि जो पाठ है उस पाठ के अंदर जो व्याकरण की चीजें हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण अव्ययनिपात उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, वो सब पाठ के अंतर्गत ही है। तो व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, अलग से उसके लिए हम बच्चों को कोई किताब 1 to 5 6 to 8 में नहीं पढ़ाते। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई का अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार तय की आवृत्ति हुई है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, तय वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, क्योंकि जब तय वाले शब्दों का बार बार उच्चारण होगा तभी तो ये समस्या दूर होगी। तो यहाँ क्या है? बोलने में कठिनाई का अनुभव कर रही है, तो यहाँ हम उच्चारण करवा रहे हैं तो बोलने की कठिनाई तभी तो दूर होगी जब हम उच्चारण करवाएंगे। और फिर दिक्कत कहाँ है? तय की आवृत्ति में, तो फिर तय वाले शब्दों का ही करवाएंगे हम उच्चारण भी।
राइट आंसर हो गया डी। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है कहानी का अंत बदल देना। ठीक है, यहाँ पे है कहानी, ये क्या है आपका, कहानी पर आधारित व्याकरण, तो व्याकरण समझाना ही सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। कहानी को अपनी भाषा में कहना ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, तो यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा पूछता, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सृजनशीलता को बढ़ाना है तो कहानी का अंत बदलवा दो, लेकिन सबसे कम प्रभाव डालेगा कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। राइट आंसर हो गया बी। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है और डिक्शनरी का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण प्रयोग कौन सा होगा। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, ए के बाद आ आएगा, फिर ई, फिर बड़ा ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ आएगा। यहाँ किसी शब्द का अर्थ जानना ये तो जरूरी है, किसी शब्द का समानार्थी जानना जरूरी है, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, इस शब्दकोश का हम अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं अगर हम इन तीनों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अक्षरों के क्रम जानना, ए के बाद में आ आएगा, इसके बाद में छोटा ई आएगा, फिर बड़ा ई आएगा, फिर ऊ आएगा, ये जानना सबसे कम प्रभावी है। राइट आंसर ए हुआ। कविता कहानियों पर चर्चा करने में प्रश्न पूछने का उद्देश्य कल्पना शक्ति का पोषण करना मात्र। ठीक है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। तो एक तो विभिन्न आ गई, छटा आ गई, तो विभिन्न छटा क्या है, सब कुछ आ गया इसी के अंदर। तो यहाँ मात्र क्या है, जो कविता कहानी पर चर्चा करना, प्रश्न पूछना, तीन चीज कर रहे हैं ना। एक तो कविता कहानी का प्रयोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं, तो भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराने के लिए करा पा रहे हैं। राइट आंसर डी। तो यहाँ आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे, नवीन शब्द और अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएगी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेगी, या पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। राइट आंसर सी है, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि जो नए शब्द आए हैं उन्हीं को वहाँ पे सेंटेंस में रखकर हम पाठ के साथ जोड़ के बच्चों को सिखाएंगे, तभी वो कंटिन्यू उनको ग्रहण कर पाएगा अर्थ के साथ। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है, नियम बताना गलत, नियम का विश्लेषण करना मनोरंजन गतिविधि, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना आगमन विधि। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग। तो एक तो यहाँ पे ये अधिकाधिक प्रयोग जब आ गया है तो ये प्रत्येक व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों पे काम करेगा। तो ये खुद कह रहा है किसी भी भाषा पर अधिकार है, अर्थात उसने कम्युनिकेशन स्किल विकसित कर लिया है, डेवलप कर लिया है, भाषा का विकास हो चुका है, भाषा का अधिगम हो चुका है, तो किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा अधिकाधिक भाषा प्रयोग। 25 का राइट आंसर हो गया डी। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। तो बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। गलत है, मानक वर्तनी सम्यक ज्ञान है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय है, समृद्ध भाषा परिवेश मिलता है। राइट आंसर हो गया डी। सुरभि अक्सर डे वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे, उसे डे वाले शब्दों की सूची पढ़ने में बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे डे वाले शब्दों की सूची पढ़ने लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे, उसे डे वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने को कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने को प्रोत्साहित करेंगे। सहजता, अपनी बात और प्रोत्साहित, ये ही पॉजिटिव वर्ड होते हैं। सहज भाव से हैं, टीचर बच्चा दोनों इन्वॉल्व है, अपनी बात भी कह रही है, बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। राइट आंसर हो गया आपका डी। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, बिल्कुल जरूरी है। भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, जरूरी नहीं। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी पर कठोरता है ले, तो ये भाषा शिक्षक भाषा का प्रभावी जो है ज्ञान रखता हो और साथ के साथ बच्चे तक पहुंच भी रखे। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसके लिए हो, तो 1 व 2 के शुरुआती समय में बच्चा अगर पढ़ेगा तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण हो, प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्यपूर्ण हो, अर्थ के साथ हो और उद्देश्यपूर्ण हो। राइट आंसर ए है। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, पढ़ने में कठिनाई है,
तो जब पढ़ने में कठिनाई है तो ये क्या कहलाएगी, डिसलेक्सिया कहलाएगी। डिस्ग्राफिया कहाँ होगी, लिखने से संबंधित। तो राइट आंसर हो गया आपका 30 का सी। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करेगा, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो जब फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखवा रहे हैं तो अब अनेक भाषाओं वाले बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो जब वो अपनी भाषा में लिखेंगे तभी तो वो बहुभाषिकता कहलाएगी। अलग अलग भाषाओं में जब बच्चे लिखेंगे तब वो क्या कहलाएगी, ठीक है, बहुभाषिकता। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे सी है। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें में, ये तो करा ही दिया हमने, पे क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया। क्लोज परीक्षण कहलाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन दी ब्लैंक्स को भरवाना, सृजना शक्ति का विकास करना, किसके माध्यम से, क्लोज परीक्षण। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, लिखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, विचार नहीं होंगे, थॉट नहीं होंगे तो सेंटेंस नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण, पाठ्य पुस्तक के निर्माण की जिम्मेदारी आपको दे दी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या मानेंगे, भाषा का विविध गद्य साहित्य, गद्य साहित्य होगा तो फिर पद कहाँ आ जाएगा, भाषा की विविध रंगतें, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं। राइट आंसर भी। जो जब आपको पाठ्यक्रम निर्माण की जिम्मेदारी दे दी तो आप भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा के विभिन्न रूप स्वरूप, भाषा की विभिन्न विधाओं को उसमें शामिल करोगे। राइट आंसर हो गया बी। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करेंगे, स्वीकार किया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। राइट आंसर हो गया, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा को स्वीकार भी करोगे, सम्मान भी दोगे और प्रयोग भी करोगे। राइट आंसर, खुद भी सीखोगे। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्रिका है, बाल साहित्य है, पाठ्य पुस्तक है, समाचार पत्र। राइट आंसर है बाल साहित्य। प्राइमरी लेवल पर बाल साहित्य अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है, खासकर किसमें, भाषण कौशल, ठीक है, बोलने के रूप में बच्चे को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, शुद्ध उच्चारण है, बोलने में आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए, मौलिक विचार होने चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। तो ये कह रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण किसमें, सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में। शुद्ध उच्चारण को हम कम महत्व देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत गलत भी करेगा तो बोलेगा तो कम से कम प्रयास तो करेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण यहाँ शुद्ध उच्चारण है। बाकी इनके बिना तो वहाँ जो है मौखिक अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। राइट आंसर ए। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो, तो विषय वस्तु का फलक कैसा हो, विस्तृत हो, उच्च हो या फिर विस्तृत, तो विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो, ये बात तो ठीक है। इसके बाद जिसमें अभिभावकों के सरोकार झलकते हो, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा। फिर जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो। राइट आंसर हो गया ये। भाई यहाँ पे विस्तृत विस्तृत दिया था तो ये था या ये था, अब इसमें यहाँ दे दिया, यहाँ पे अभिभावक और यहाँ दे दिया समाज। तो ये कह रहा है प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तक है, बच्चे की किताब है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसके अंदर जो कंटेंट है, उसका जो फलक है वो विस्तृत होना चाहिए, वो बड़ी दुनिया को बच्चे के सामने लेके आए और जिसमें जो है समाज का सरोकार झलकता हो। राइट आंसर हो गया ए। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता, अंतर नहीं होता, दोनों एक ही है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक बोली ही कुछ समय के बाद विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती है। राइट आंसर डी है। आपके परिवार में प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या होगा, तो उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख, तो सुनकर लिखना, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। जब बच्चे आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करेंगे उससे बेहतरीन उत्कृष्ट लेखन कुछ हो ही नहीं सकता। सृजनात्मकता है, रचनात्मकता को बता रहा है बच्चे की। राइट आंसर 40 का बी। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा क्या है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, बिल्कुल नहीं करती। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, नहीं करती। संसाधन के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, तो चुनौती हो सकती है लेकिन जटिल चुनौती नहीं होगी, संसाधन के रूप में कार्य करती है। राइट आंसर हो गया सी। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगे, इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है, क्यों हम पूछते हैं बच्चों से, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बिल्कुल सही है। बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना,
बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, बच्चों के अनुभव और उसके चिंतन को स्थान देना ही यहाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो परमात्मा ने आपको दी है लेकिन आपको वो नापसंद है, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आप रिएक्शन जरूर देंगे। ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जो परमात्मा ने आपको फ्री में दी है, इस प्रकृति ने आपको फ्री में दी है, लेकिन आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको उनकी आवश्यकता ही नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चे को तर्क करने के लिए, चिंतन सृजनशीलता को विकसित करने के लिए यहाँ पे जो है बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करेगा। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वचन की शुद्धता, शुद्ध पहचान, भाषण वाद विवाद कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश अनुभव को समझने का माध्यम मानना, भाषा को अपने परिवेश व अनुभव को समझने का माध्यम मानना, यही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राइमरी लेवल पे होना चाहिए। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इस समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को किसने स्वीकार किया, यह विचार किसका था? स्किनर। ये तो प्रतिपुष्टि, फीडबैक और अनुकरण के माध्यम से अनुकरण सिद्धांत पे जोर देते हैं। चाम्स्की या भाषा के अर्जन पे जोर देते हैं। समाज के माध्यम से भाषा का अचीवमेंट होता है। वाइगोस्की का कहना है, राइट आंसर हो गया आपका सी। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या है? अवरोध ही प्रस्तुत करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। बहुत बड़ी समस्या बनेगी? नहीं है। अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करेगी? जटिल चुनौती के रूप में सामने आएगी। तो क्या है? अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करेगी। अरे एक भाषा की जगह अलग अलग भाषाएं प्रयोग कर रहे हैं, भाषा बैरियर खड़ा थोड़ा ही करती है, भाषा तो सहायक होती है एक दूसरे में। विद्यालय कक्षा में समर्थ भाषाई परिवेश से तात्पर्य, तो समर्थ भाषाई परिवेश क्या है? विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, ठीक है, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। तो मुख्य धारा की भाषा क्यों? सारी भाषाएं, तो जहाँ बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर हो उसी को कहते हैं समर्थ भाषाई परिवेश। 46A, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी कर्मिक विकास का आकलन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी? मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। पोर्टफोलियो वो रजिस्टर है जिसमें बच्चे की पूरी उपलब्धि, सब कुछ बच्चे का इसी पोर्टफोलियो में है। इसका अवलोकन करना ही भाषा संबंधी कर्मिक विकास के आकलन में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा। राइट आंसर डी। ठीक है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन। अगर सत्र की समाप्ति मतलब अपने शैक्षणिक सत्र है जैसे 2023-24 चल रहा है, तो प्रयुक्त मूल्यांकन क्या होगा? जो समाप्ति पे होगा, नियोजन, निर्माणात्मक, निदान। राइट आंसर है संकल्पनात्मक। SA1 SA2 जो हम करते हैं ना, ठीक है, ये कहलाता है संकल्पनात्मक मूल्यांकन। सत्र की समाप्ति पर उपचारात्मक शिक्षण क्या है? रेमेडियल टीचिंग क्या है? रेमेडियल टीचिंग सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करोगे कठिनाई का तो निदान कहलाएगा। अध्यापन संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए शिक्षण कार्य, तो अध्यापन संबंधी कठिनाई को दूर करना, जो समस्या पहचानी थी समस्या का हल निकालना तो उपचार है। बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाई का पता लगाना, शिक्षक से संबंधी कठिनाई। राइट आंसर है अध्यापन से संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, किस पे से होता है? सीमित होता है, समान होता है, विस्तृत होता है, संकुचित होता है। तो राइट आंसर मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से विस्तृत होता है। केवल परीक्षा लेते रहने से कुछ नहीं होगा। इवैल्यूएशन तो हम इसलिए करते हैं बच्चा कैसे सीखता है और उसको किस तरीके से सिखाया जा सकता है, कितना उसने सीख लिया, कितना सिखाना बाकी है। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है, क्या कहेंगे हम? निदान, उपचार, निदान व उपचार या उपलब्धि। तो चिकित्सात्मक अध्यापन क्या है? वही उपचार ही है, तो उसको उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे हम। भाई पहले समस्या की पहचान और फिर समस्या का सही सही हल, तो वो इसी को तो उपचार कह रहे हैं, उसी को चिकित्सात्मक अध्यापन कह रहे हैं। राइट आंसर बी हो गया।
सतत व व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है जी? विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, विद्यार्थी में संप्राप्ति में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन, विद्यार्थी के विकास के पक्षों पे जोर न देना, ये अपने आप में गलत कह रहा है। राइट आंसर ए। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिध्रुवी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने, ब्लूम ने या क्रेथेवाल? ब्लूम ने कहा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। राइट आंसर हो गया आपका सी। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या करते हो आप? अध्यापकों की कमी का उपचार करते हैं? नहीं है। छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं? नहीं है। छात्रों की कमजोरियों का निदान कर अर्थात उसकी समस्या को पहचान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका चम्मन का सी। तो यहाँ पे क्या है? 54 राइट आंसर सी। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय बताइए। शब्द भंडार में वृद्धि करनी है ताकि उसको सेंटेंस बोलने में, सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना आए। शब्दकोश का उपयोग करोगे आप, छात्रों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाओगे, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करोगे। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी करेंगे, तभी शब्द भंडार बढ़ेंगे। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। तो गद्य शिक्षण है, प्रोज आप पढ़ा रहे हो, उसमें कठिनाई आती है कठिन शब्दों में, तो उसका निवारण कैसे करोगे आप? चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर। राइट आंसर है उपयुक्त सभी, सब कुछ कर सकते हो आप। काठिन्य निवारण के लिए चित्र भी दिखा सकते हैं, मॉडल दिखा सकते हैं, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा के भी कर सकते हैं। राइट आंसर डी। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण व्याख्यान परीक्षण, निदान है, पाठ्यपुस्तक या स्व परीक्षण? तो राइट आंसर क्या है? इसका आधार का काम तो वही करेगा ना जहाँ से हम समस्या की पहचान कर पाएंगे, और वो कहलाता है निदान परीक्षण, जो कि होता है उपचार से पहले। तो राइट आंसर आपका बी। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का उच्चारण व लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों के प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। तो यहाँ निवारण कब होगा? तो ये कहना है कि भाषा शिक्षण के वर्तनी संबंधी त्रुटि है वर्तनी से, तो वर्तनी का पहले शुद्ध उच्चारण करवाएंगे तभी तो शुद्ध लिखेगा, फिर लेखन का अभ्यास करवाएंगे, हो गया निवारण। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे ए। तो तमाम वे बच्चे जिन्होंने सरस्वती का ध्यान नहीं किया है, एक बार थंब दीजिए और कंटिन्यू प्यारे दोस्तों अपने तमाम उन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए जो कल आपको पेपर में मिलेंगे। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावशाली है? सबसे कम प्रभावशाली तरीका पूछ रहा है। कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेख या फिर कहानी कहना? सबसे कम प्रभावशाली ये भाषा आकलन में कौन सा है? कहानी लिखना है, घटना का वर्णन करना है, श्रुत लेख है या कहानी कहना? तो ये क्या है यहाँ पे? श्रुत लेख, सुनकर लिखना, कुछ भी फायदा नहीं होगा भाई। कहानी कहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चे के अंतर्गत पठन जो भाषण कौशल है वो विकसित हो रहा है। घटना का वर्णन सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, और कहानी लिखेगा तो भी बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। राइट आंसर हो गया आपका सी। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है या पूर्णतः सही है? तो हम आकलन केवल बच्चों की क्षमताओं का नहीं करते, बल्कि हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया वो सफल हुई या नहीं हुई है और वो कहाँ तक सफल हुई है, इसका भी आकलन असेसमेंट होता है। ये कथन पूर्णतः सही है। तो ये थे आपके बेहतरीन 60 प्रश्न। अगर अभी भी कुछ किसी तरह की समस्या दुविधा में आप हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट आने से पहले अगर कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी दुविधा है, तो मैं आप लोगों के कमेंट लूँगा, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो रात को इतने जो है 11 बजे भी अगर वो जाग के पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप में पूरा जुनून है अभी। और फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ 2024 में आप सरकारी नौकरी लोगे और दिवाली के आसपास से आप तमाम लोग जो है अपने उस मेच्योरिटी को प्राप्त कर लोगे जो एक शिक्षक बनने के लिए एक इंसान में होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी मैं मेहनत कर सकता था प्यारे दोस्तों, उस तमाम मेहनत मैंने आप लोगों के साथ की है। जो भी समय रहा मेरे पास, मैंने तमाम वो वक्त आप लोगों को दिया, पेपर के लास्ट तक आपके साथ जुड़ा रहा। मुझे भी अच्छा लगा जब भी कोई आदमी काम शुरू करता है और उसमें वो लास्ट तक साथ दे पाता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी की
सबको होती है, जो लास्ट तक खड़ा रहता है बच्चों के साथ। तो जितना भी मेरे से बना, जितना भी सहयोग मैं दे सकता था, जो भी मेरी कैपेसिटी, क्षमता, योग्यता थी, उसमें मैं खरा उतरा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। और लेकिन फाइनली चीज़ों का पता कल ही चल जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ी है वही आपको पेपर में मिलेगी। लेकिन आपको आई हुई चीज़ पेपर में गलत नहीं करनी है, उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है। आगे भी मैं कंटिन्यू सिलेक्शन दरबार पर तमाम जो आपकी आगे के जो स्टेप है भर्ती होने के, उनमें आपकी हेल्प करूंगा। जो भी मेरा अनुभव है टीचिंग का, वो सब अनुभव में बीच बीच में शेयर करता रहूँगा। जैसे सीटेट के लिए मैंने शेयर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस अनुभव से और मेरी इस मेहनत से और आपकी इस लगन से हम 2024 में एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, और उसी से आप हमेशा ज़िंदगी भर अपने उन टीचरों को भी याद रखोगे जिन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं तमाम कि आपका स्कोर 120 से ऊपर जाए। और साथ के साथ प्यारे दोस्तों, आपको बिना हिचक, बिना डरे, बिना घबराए, बिना तनाव में आए, चुपचाप मॉर्निंग में बिंदास होके 2-4 अच्छे अच्छे गाने सुन के पेपर देखने जाना है। ठीक है। हाँ, जिसको फ्लू हो गया है तो टेंशन ना ले, आप पेपर दो, तो थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है उस पर, थोड़ा सा आप पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, हल्का फुल्का। आप मेरी बात मानोगे तो चश्मा आप कंटिन्यू रखोगे, चश्मा रखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप कंटिन्यू मेहनत कर ही रहे हो, जो मेहनत आपने की है वही मेहनत आपके काम भी आएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं दोबारा से।